कंपटीशन अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय हमारे यहाँ पेड बैच में काव्यशास्त्र चल रहा है, जो कि समाप्त होने वाला है। कविता की इकाई फिर प्रारंभ होने वाली है। कविता की इकाई से नया बैच शुरू होता है। लगातार टेस्ट सीरीज डेली लोगों को दी जाती है। आज की यह टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज सभी के लिए है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी के लिए कॉमन टेस्ट सीरीज होती है जो प्रतिदिन लोगों को कराई जाती है। बीच बीच में वीडियो पब्लिश भी किए जाते हैं, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। सप्ताह में 2 टेस्ट सीरीज फ्री दी जाती है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एक संडे को दी जाती है और एक वेडनेसडे को दी जाती है। तो 2 टेस्ट सीरीज निःशुल्क दी जाती है। और अगर आपको पूरे महीने टेस्ट सीरीज चाहिए, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो 500 रुपये पर मंथ पर आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। बाकी पेड बैच के लिए, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है, वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लास है, सारी चीज़ें, उसके लिए वो अलग बैच है। अगर आप संपर्क करना चाहें, जैसे कि कविता से नया बैच शुरू हो रहा है कविता की इकाई से, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज आपको लेना है जो मैंने बताया, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। प्रश्नों को अंत तक देखिए और इसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिए कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि मोस्टली आप में से आप सभी लोगों ने ज़रूर पढ़ रखा होगा। बेसिक चीज़ें आपकी तैयार ही होंगी। तो आशा करते हैं कि इसमें भी आप लोगों के अच्छे प्रश्न सही होंगे। तो ज़रूर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कीजिएगा। प्रश्नों को देखिए और प्रश्न कैसे हैं यह भी आप ज़रूर बताइएगा। निम्न में से सही कथन कौन सा है? क्रोचे ने काव्य सिद्धांत निर्मिति के लिए सहजानुभूति का सहारा लिया। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इनके एस्थेटिक रचना फ्रांसीसी भाषा में है। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी 1 2 4। तीसरा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यह फ्रांसीसी भाषा में नहीं है, इतावली भाषा में है। गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि यह इतावली भाषा में है। 1 2 4 सही है। दूसरा है, निम्न में से उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो जो इतिहास में नहीं है उपन्यास, राकेश कुमार का है। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ का है। अपराजित नीलम सिंह का है। और पंख वाली नाव पंकज विष्ट का है। यानी ए आपका सही होगा, क्योंकि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा होगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? फुल पहाड़िया उपन्यास राकेश कुमार का है। मार्था का देश राजी सेठ का है। लोकनायक राम स्नेह ठाकुर का है। कहो कौन थे विपिन कुमार का है। यानी पहला उत्तर आपका सही होगा। 1 2 3 4 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? हिंदी में संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की संख्या समान है। बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 है, तो संख्या समान है। हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर 2, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, द्विगुण व्यंजन 2, इनकी भी संख्या समान है। सही है। हिंदी में अनुनासिक वर्ण पंचमाक्षर होते हैं। बिल्कुल सही है। हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, यानी पंचमाक्षर जो होता है, वह अनुनासिक होता है। जैसे क वर्ग की अगर बात करें तो आप देखें क ख ग घ अंग अनुनासिक है। या अगर हम ट वर्ग की बात करें तो उसमें भी पंचमाक्षर देखें, ट ठ ड ढ अण, यही होता है। या अगर आप ता वर्ग की बात करें, त थ द ध न, तो न जो होगा आपका वह भी पंचमाक्षर होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पंचमाक्षर हैं वो हमारे सब के सब अनुनासिक होते हैं। श व्यंजन की विशेषता क्या है?
तो सव्यंजन हमारा महाप्राण भी है, संघर्षी भी है, अघोष भी है और तालव्य भी है। क्योंकि कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं, सर वर्ण से या जो हमारी वर्णमाला है वहाँ पर किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो भाई साधारण प्रश्न पहले बनते थे, अब साधारण प्रश्न नहीं बनते हैं। अब अगर प्रश्न बनेगा तो इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे। तालव्य नियम के प्रणेता में कौन शामिल नहीं है? तालव्य नियम के प्रणेता में 3 लोग थे, एक इसमें से कौन नहीं है? तो प्रोफेसर पॉट, ये इसमें नहीं, बाकी थॉमसन है, स्मिथ है, कालित्स हैं। मानसरों की संख्या की कल्पना डेनियल जोन्स ने दी थी। तो ग्रिम नियम के अपवादों का समाधान किसने दिया है? आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 में कि ग्रिम नियम के अपवादों का समाधान हेमार्न ग्रासमान ने दिया। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है? भावक को सहृदय कहा जाता है या आलोचक भी कहा जाता है। तो भावक के कितने प्रकार और कौन कौन से हैं? भावक या सहृदय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो भावक जो होते हैं वो भावक आरोचकी भी होते हैं, भावक मत्सरी भी होते हैं, भावक तत्वाभिनिवेशी भी होते हैं, सातृष्णा व्यवहारी भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? रस के अवयव और अनुभव की संख्या 4 होती है। विभाव के 2 भेद आलंबन और उद्दीपन होते हैं। आलंबन विभाव के भेदों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, क्योंकि आलंबन विभाव के भेदों की संख्या 3 नहीं है, 2 है। आलंबन और आश्रय, आलंबन और आश्रय 2 होते हैं, 3 नहीं। आलंबन और आश्रय। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? कायिक अनुभावों की संख्या सात्विक अनुभावों की संख्या के समान होता है। क्या ऐसा है? आप खुद सोचिए कि जो कायिक अनुभव है और सात्विक अनुभव समान होते हैं। सात्विक अनुभव आपने देखा ही है, 8 होते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को पूरा बताया ही है। तो क्या दोनों समान होते हैं? नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। निम्न में से ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 11। ध्वनिवादी आचार्य, उत्तर हो जाएगा बी, 2 3 4। वामन ध्वनिवादी आचार्य नहीं है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? भरत मुनि ने बीभत्स और अद्भुत रस के 2 भेद माना है। भरत मुनि ने भयानक और रौद्र रस के 3 भेद माना है। भरत मुनि ने करुण रस के 3 भेद माना है। विकल्प में है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना कि सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। यह कथन किसका है? इलियट, रिचर्ड्स, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ। आपका उत्तर हो जाएगा ए, इलियट का कथन है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है? मुक्ति की आकांक्षा, कल्पना और संवेग की महत्ता, प्राकृत की ओर विमुखता, वैतिकता। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। उत्तर हो जाएगा 1 2 4। प्रकृति की ओर विमुखता जो दिया गया वो गलत है, उन्मुखता है, विमुखता नहीं है, उन्मुखता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? मिथक को भाषा का रोग कार्ल मार्क्स ने कहा है। मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक नॉर्थप फ्राई हैं। मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया लेवी स्त्रोत ने कहा। मिथक को सामूहिक अवचेतन का आदिम बिंब युंग ने कहा। कौन कौन सा सही है?
उत्तर हो जाएगा बी 2, 3, 4 सही है, क्योंकि मिथक भाषा का रोग है, यह कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है, मैक्स मुलर ने कहा है। प्रत्ययवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रत्ययवाद के जनक प्लेटो माने जाते हैं। 16 का ए हो जाएगा प्लेटो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में ज्ञानाश्रयी शाखा के तहत कवियों का क्रम क्या है? अब यहाँ पर जन्म काल के अनुसार नहीं पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में जो दिया है वह क्रम पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बी कबीर, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। तुलसीदास की उपासना किस सिद्धांत के अनुकूल थी, ना कि प्रतिकूल? प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। उत्तर हो जाएगा बी विशिष्टा द्वैतवाद। 18 का उत्तर बी हो जाएगा विशिष्टा द्वैतवाद। तुलसीदास के बारे में सही कथन कौन सा है? उन्होंने जगत को राममय ना कहकर सिया राममय कहा। सीता प्रकृत स्वरूपा है तो राम ब्रह्म है। प्रकृत अचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष है। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। बिल्कुल डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही हैं। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो और कहन समय स्वयं संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, यह पंक्ति किसकी है? अब ज़्यादातर लोग कहेंगे सर ये तो सूरदास की पंक्ति लग रही है ना, क्योंकि विकल्प भी सामने नहीं है। लेकिन अब आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो और कहन स्वयं संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, पद किसका है? उत्तर हो जाएगा डी नंददास का यह पद है, सूरदास का नहीं है, नंददास का है। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशों में अनुभूति ही थी ना ही शक्ति, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा है। कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। जरूर बिल्कुल यह रहीम की पंक्ति है, लेकिन रहीम के किस रचना की पंक्ति है यह पूछा गया है। विकल्प में दिया गया बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, नगर शोभा, फुटकर कवित। तो आपका उत्तर हो जाएगा मदनाष्टक की पंक्ति है। निम्न में से किस रचना में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा भी है? उत्तर हो जाएगा रसरतन में। 23 का डी हो जाएगा आपका रसरतन में है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य किस रचना का छायानुवाद माना जाता है? काव्य अलंकार, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। आपका उत्तर हो जाएगा सी काव्य प्रकाश। यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये जो साहित्य के इतिहास से संबंधित है वो सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने साहित्य का इतिहास जरूर रामचंद्र शुक्ल की किताब से पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है तो ज़्यादातर प्रश्न आपके सही ही होंगे। भारतीय हिंदी युगीन पत्रिकाएं कौन सी हैं? सदादर्श, भारत बंधु, हिंदी प्रदीप, आर्य दर्पण। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। चतुसेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण की घटनाओं पर आधारित है? वैशाली की नगरवधु उपन्यास, देवांगना उपन्यास, वयम रक्षाम उपन्यास, रक्त की प्यास उपन्यास। अब कई लोग सोचेंगे कि यूपी हायर के पाठ्यक्रम में वयम रक्षाम उपन्यास है तो सर ने वयम रक्षाम उपन्यास ही दिया होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा देवांगना उपन्यास। देवांगना उपन्यास ये वयम रक्षाम का नहीं है बल्कि देवांगना उपन्यास। जो वयम रक्षाम उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, वयम रक्षाम उपन्यास अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे उसमें अध्याय पूछा जाता है कि पहला भाग कौन सा है, पहला भाग कौन सा है। शायद एक बार पूछा भी गया है। तिल तंदुल इसका पहला अध्याय है। तिल तंदुल वयम रक्षाम जो दिया गया वो तिल तंदुल
तिल तंदुल पहला अध्याय है, तो पहला अध्याय कौन सा है, अंतिम अध्याय कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विराटा की पद्मिनी, टाइपिंग मिस्टेक है, विराट हो गया है। विराटा की पद्मिनी में दासी पुत्र कौन है, कुंजर सिंह, देवी सिंह, नायक सिंह, जनार्दन। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुंजर सिंह। निम्न में से सही कथन कौन सा है। बसंती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी है। बसंती उपन्यास दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों पर आधारित है। बसंती उपन्यास राधा और राधा कहानी का विस्तार है। बसंती उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या 20 है। उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3। अध्यायों की संख्या 20 नहीं है। बसंती उपन्यास में अध्यायों की संख्या आप देखेंगे तो 15 है। बसंती उपन्यास में अध्यायों की संख्या 20 नहीं है। अध्यायों की संख्या आप देखेंगे तो 15 है, 15 है। और एक एक अध्याय में क्या है वह भी मैंने आप लोगों को बताया है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि उसमें एक एक पॉइंट बताई गई है कि किस अध्याय में क्या क्या है। भीष्म साहनी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। उत्तर हो जाएगा डी, झरोखे 1967 में, फिर कड़ियाँ 1970 में, फिर तमस 73 में और बसंती 80 में। शिव प्रसाद के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा। तो पहले होगा अलग अलग वैतरणी, फिर गली आगे मुड़ती है, फिर नीला चांद और अंत में होगा सैलूस। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। बच्चन सिंह ने जयशंकर प्रसाद के नाटक कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है। जयशंकर प्रसाद ने राजश्री नाटक को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। उत्तर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटक कामना को कामायनी का पूर्व राग बच्चन सिंह ने नहीं कहा है, रमेश चंद्र शाह ने कहा है। अगर अकेला मेला आपने पढ़ा होगा तो देखेंगे वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। केशव राम भट्ट का नाटक कौन सा है। सज्जाद संबुल नाटक, शमशाद शौसन नाटक, कीर्तिकेतु नाटक। उत्तर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि कीर्तिकेतु नाटक जो दिया गया है ये कीर्तिकेतु नाटक केशवराम भट्ट का नहीं है, तोताराम वर्मा का है। तोताराम वर्मा का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रावली नाटक को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। नील देवी ऐतिहासिक नाटक में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक को अर्धमौलिक नाटक कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप नहीं कहा है, बल्कि किसने कहा है तो रामविलास शर्मा ने कहा है। कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों के बारे में सही कथन कौन सा है। 3 आँखों वाली मछली हिंदी का प्रथम भौतिकवादी नाटक है। चतुर्भुज राक्षस नाटक में अंधविश्वास और अज्ञानता को दिखाया गया है। सुंदर रस नाटक में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3, क्योंकि यह प्रथम भौतिकवादी नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। रमेश बच्ची का नाटक कौन सा है। देवयानी का कहना है तीसरा हाथी, इतिहास चक्र। उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तीसरा दया प्रकाश सिन्हा का है। ये किसका है तो यह भी लिख लें कि रमेश बच्ची का नहीं है, बल्कि दया प्रकाश सिन्हा का है।
निम्न में से सही कथन कौन सा है? राजेंद्र बाला घोष के बचपन का नाम रानी चारूबाला था। राजेंद्र बाला घोष बांग्ला में ग्रामवासिनी नाम से लिखती थी। उनकी पहली धुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उत्तर हो जाएगा सी 1 और 3। ग्रामवासिनी नहीं, प्रवासिनी नाम से लिखती थी। ग्रामवासिनी नहीं बल्कि प्रवासिनी नाम से लिखती थी। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। राजेंद्र बाला घोष के रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? धुलाई वाली, चंदेव से मेरी बातें, भाई बहन, कुंभ में छोटी बहू। उत्तर हो जाएगा सी 2, 4, 1, 3। कानों में कंगना कहानी के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका प्रकाशन मर्यादा पत्रिका में हुआ था। इसमें किरण योगीश्वर की बेटी है। इसमें हेमंत नरेंद्र का मित्र है। इसमें जूही हेमंत की पत्नी है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, क्योंकि आप देखेंगे इसका प्रकाशन किस में हो ये भी आपको बताया गया। जूही के बारे में भी बताया गया, नरेंद्र की बहन ना कि हेमंत की पत्नी। तो ये सारी चीज़ें, सारी कहानी आपको बताई गई है। 2, 3 सही है। आकाशदीप कहानी में किन नदियों का जिक्र आया है? उत्तर हो जाएगा जाह्नवी और भागीरथी, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन हैं? हीरामन, लालमोहर, चुन्नीलाल, पलटदास। अब कई लोग इसमें लगाएंगे कि डी होगा, है ना, लेकिन सी होगा 1, 2, 4। चुन्नीलाल नहीं है। अगर आपके मन में आ रहा है चुन्नीलाल तो गलत याद आ रहा है, धुन्नीराम है। धुन्नीराम। भारत और सोमवती कैसे हो सकती है? निबंध में किसकी पंक्तियां उदाहरण स्वरूप दी गई हैं? तो मलूक दास की और चंद कवि की पंक्तियां दी गई हैं। 1 और 2 होगा, देव कवि नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न निबंध और निबंधकारों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? गलत कौन सा है? रंग ढंग निबंध मृदुलागर, खंभों का खेल निबंध असगर वजाहत, गणतंत्र का गणित निबंध नरेंद्र कोहली, डिस्को कल्चर निबंध सुदर्शन मजीठिया। उत्तर हो जाएगा बी, खंभों का खेल असगर वजाहत का नहीं है। किसका है? तो यह भी जान लीजिए, गोपाल चतुर्वेदी का है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, यह किसका कथन है? तो हरिशंकर परसाई का है। अगला प्रश्न है कालिदास की समालोचना किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महाकवि के तर्जनी निबंध कुल कितने परिच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा 3 परिच्छेद में है। मैं साहित्यकार होते हुए भी अदना किसान हूँ, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा कुबेरनाथ राय का है। यादों का लाल गलियारा यात्रा रिपोर्ट आज किसका है? उत्तर हो जाएगा राम शरण जोशी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, यादों का लाल गलियारा। हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा डी, कालीचरण स्नेही। स्नेही हो गया है, कालीचरण स्नेही। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा रचना किसकी है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नहीं है, ध्यान रखना। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नहीं है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा है। पता चले आपको याद आ जाए अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और फिर आप गलत कर दें क्योंकि विकल्प में वो नाम है। उत्तर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ का है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, कथन किसका है? नामवर सिंह का है। तो इस तरीके से यह प्रश्न आपको कैसे लगे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर आपको भी टेस्ट सीरीज चाहिए 500 रुपये पर मंथ वाली, कि पर मंथ आप 500 जमा करेंगे आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, या अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए जो सप्ताह में 2, जैसा आपने देखा ऐसे ही 2 टेस्ट सीरीज सप्ताह में दी जाती है, तो आप टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
सेकंड वाले नंबर पर। और अगर पूरा बैच आपको चाहिए तो इस फर्स्ट वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कविता की इकाई शुरू होने जा रही है, जिसमें डेली यही होता है कि डेली इसी तरीके का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। डेली आपको PDF नोट्स मिलेगा। जैसे आज क्रोचे जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसमें हम लोग चल रहे हैं क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, तो आज क्रोचे का अभिव्यंजनावाद पर PDF दिया गया। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर आज पूरा डिटेल लेक्चर दिया जाएगा। फिर क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर आज लाइव में प्रश्न हल कराया जाएगा। तो ये डेली का शेड्यूल हमारे यहाँ रहता है कि सुबह PDF दिया जाता है डिटेल वाला, टेस्ट सीरीज़ दिया जाता है, दोपहर में लेक्चर दिया जाता है, रात में लाइव कराया जाता है। तो ये डेली का शेड्यूल है। तो अगर उस पूरे डिटेल बैच को लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी जो साहित्य के लोग हैं वह भी इसका लाभ ले सकें, वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही टेस्ट सीरीज में।